गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बीएड सेकेंड ईयर क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य। पिछले कक्षा में हम लोगों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के कुछ कार्य को पढ़े थे और उसमें हम लोग शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य को कम से कई भाषाओं में बोल सकते हैं। क्या उद्देश्य है, एक निश्चित संख्या नहीं बता सकते हैं। इसके कि परिस्थिति के अनुसार इसके उद्देश्य बदल भी जाते हैं। लक्ष्यों के निर्धारण के हिसाब से भी उद्देश्य होते हैं। फिर भी कुछ क्रम को देखते हैं हम लोग। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के कार्य संलग्न शिक्षा संस्थाओं को सक्षम बनाना। जो भी यानी संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, अगर शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमको पर्यवेक्षण के उद्देश्य को भी निर्धारित करना पड़ेगा। दूसरा, बहुमुखी विकास के लिए विद्यालयों में गुणात्मक विकास की में मदद करना। अब जो है कुछ भी चौहु विकास अगर करना है, जिसमें शैक्षणिक हो और भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, और विद्यालय के गुणवत्ता विकास या सुधार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे मदद मिलती है। कम समय में और अल्प व्यय में शिक्षा संस्थाओं के संचालन का कार्य करने के लिए जरूरी परामर्श देता है। एक तरह से एडवाइजरी का काम भी करता है और सलाह निर्देशन देता है कि किस तरह से हम किसी शिक्षा संस्थाओं का संचालन कम समय में और बचत के साथ कर सकते हैं, या तो उस पर ज्यादा फालतू खर्च ना करके कर सकते हैं। शैक्षिक उपलब्धि के पर्याप्त स्तर पर पहुंचने के लिए विद्यालय की मदद करना। जो स्कूल के लेवल्स है, कैटेगराइज किया था कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जो उपलब्धियों को प्राप्त करने, अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक तरह से मददगार हाथ के रूप में काम कर सकता है या साधन के रूप में इसके उद्देश्य होते हैं। विद्यालयों की विकास प्रक्रिया को निरंतरता बनाए रखने के लिए नियमों का नवीन परिस्थितियों का निर्माण करना है। नवीन जो परिस्थितियां होती है, जिसमें पुराने परिस्थितियों से बदलाव होता है, उसके लिए निरंतरता, जैसे विकास दर में कोई अवरोधन न हो शैक्षिक प्रक्रिया में, उसके लिए विद्यालयों का विकास प्रक्रिया में ये निरंतर रखता रहता है। सामुदायिक सहयोग प्राप्ति हेतु आवश्यक विधियों और साधनों का प्रयोग। जो समुचित विकास अगर किसी को करना है और सहयोग की भावना को उत्पन्न करना है, तो जरूरी है कि कुछ ऐसे साधनों का इस्तेमाल हो या साधनों का ज्ञान भी हो, जिसके द्वारा हम आवश्यक विधियों का सही इस्तेमाल करके शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगला होता है शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आयामों से शिक्षकों, प्रबंधकों, प्रशासकों एवं संरक्षकों को परिचित कराना है। ये जो आयाम है, स्टेप्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसमें सभी को, शिक्षकों को, बदलों को, सभी को चलने के लिए, अध्यापकों को एक दूसरे में बांधने का कार्य करना के लिए एक दूसरे से परिचित रहता है, उनके वैल्यू समझाता है। उसी प्रकार शैक्षिक सुधारों में पहल करने एवं उनके विकास करने का प्रयास करता है या विकसित करने का प्रयास करता है। जो भी यानी कमियां हैं, उसमें सुधार के लिए भी एक मापदंड बनाता है, उसी मापदंड के हिसाब से कार्य करता है। निर्धारित मानदंडों के आधार पर शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का आत्म मूल्यांकन की योग बनाता है। शिक्षकों को और जो भी यानी प्रधानाचार्य, वो लोग का जो कार्य के योग है कि नहीं योग है, इसका आकलन जो होता है मूल्यांकन के तहत करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण संस्थाओं की प्रारंभिक समस्याएं, जो शुरुआत की समस्याएं हैं, का विश्लेषण करके अच्छे ढंग से उसका अध्ययन करता है और उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने की कोशिश किया जाता है। संस्थागत योजना का निर्माण करने में भी ये मदद प्रदान करता है। जो स्कूल का प्लान होता है, जितना भी एजुकेशनल प्लान होता है, उसको प्रारूप को सही से चलाने के लिए जो पर्यवेक्षण है एक उत्तरदायी होता है। पाठ सहकर्मी क्रियाएं और पाठ्येतर क्रियाओं में उन्नति के लिए विद्यालयों की प्रतियोगिता का आयोजन करने में भी मदद करता है। इसके तहत बहुत सारे विद्यालयों में कार्य होते हैं, कार्य जो विद्यालयों के एजुकेशन के बेस पे भी होते हैं और कुछ विदाउट एजुकेशन करिकुलर एक्टिविटीज में भी रखते हैं, जिसके कारण बच्चों में विकास हो सके, उसके लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। विद्यालय तथा समुदाय के मानवीय एवं भौतिक स्रोतों का अधिक प्रयोग करने में सुझाव देता है। इसके लिए क्या करता है, कुछ यानी ऐसे चीजों का भी स्रोतों का इस्तेमाल करता है जो कि मानवीय है, और कुछ जो है जो मानवीय नहीं कर सकते हैं, भौतिक स्रोत है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करके शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं के
गुणवत्ता में विकास करता है। जो पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण संस्थाओं के सर्वांगीण गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है और आकलन किया जाता है कि इसमें क्या चीज की कमी रहेगी, उसके हिसाब से सुझाव दिया जाता है। शिक्षा के कार्यक्रमों में विद्यालयों के बौद्धिक नेतृत्व का भी बात होता है। केवल पढ़ाई से भी नहीं करता, अध्यात्म और बौद्धिक ज्ञान के लिए भी जो होता है कई कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए पर्यवेक्षण मुख्य उत्तरदायित्व होता है। शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक उन्नति के लिए विविध समितियों का निर्माण किया जाता है और उसे निर्देशन देने में मदद मिलता है। इस कारण उसे भी हमें पर्यवेक्षण के उद्देश्य के तहत रख सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं में छात्र शिक्षक प्रधानाचार्य के पारस्परिक मानवीय संबंधों में सुधार करने का प्रयत्न करता है। कई बार क्या होता है, जो ये तीन कड़ी हैं, बालक दैट मीन्स छात्र, शिक्षक जो पढ़ाने वाला और प्रधानाचार्य जो कि उसको कंट्रोल करने वाला, इनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इनके संबंधों को भी सुधारने का प्रयास शैक्षिक पर्यवेक्षण करता है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा का मेन उत्तरदायित्व जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर। विद्यालय को समुदाय एवं समुदाय को विद्यालय के समीप लेने जाने की योजना बनाना और क्रियान्वित करना ही इसका मेन उपयोग है या कसते उद्देश्य है। विद्यालय जो है समुदाय का एक प्रतिबिंब है और समुदाय को विद्यालय के समीप लाने के लिए, मतलब प्रतिबिंब से क्या होता है, विद्यालय के जो आईना दिखाया जाता है कि आज के परिवेश में कैसा चाहिए, समाज को कैसी शिक्षा चाहिए, इसका भी एक कड़ी के रूप में काम करता है। अर्थात जो भी कार्यों की उचित गति उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से होता है, ऐसी योग्यता प्रदान किया जाता है विद्यालयों में कि पर्यवेक्षण जो है वो मददगार के रूप में काम करे। इस तरह से विद्यालय का शैक्षिक विकास के चहुमुखी विकास के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण अपना कार्य करता है। जो कल हम पढ़ेंगे, जो उसमें रखेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रमुख कार्य। आज किसी को दिक्कत होगा तो आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद।